भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 14 की सेक्शन को पढ़ा हमने 204 बीएनएसएस, जो 184 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन थी। और आज की वीडियो में बारी है सेक्शन 205 बीएनएसएस, जो 185 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। देखिए सेक्शन 205 ये उन सभी सेक्शन का अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो अभी से पहले पढ़ाई गई है। अभी तक की सेक्शंस को आप दो पार्ट में बांट लीजिए, एक सेक्शन 197 बीएनएसएस और एक सेक्शन 198 से लेकर 204 बीएनएसएस तक। दो पार्ट में इनको बांटेंगे। तो देखिए 197 कहती है एक जनरल रूल, एक सामान्य नियम क्या है ज्यूरिसडिक्शन का, कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस घटित हुआ, अपराध घटित हुआ, केवल और केवल वही कोर्ट ऐसे अपराध की जांच या विचारण करेगी। एवरी ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। इट इज अ जनरल रूल। लेकिन इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस आपको सेक्शन 198 से 204 बीएनएसएस तक देखने को मिले कि कुछ और कोर्ट्स भी थी जो किसी ऑफेंस का ट्रायल इंक्वायरी कर सकती थी, जो 204 तक हमने पढ़ लिया। लेकिन इन दोनों के दोनों पार्ट का एक्सेप्शन है, अपवाद है 205 बीएनएसएस। इन सेक्शंस में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट के साथ ऑफेंस का कनेक्शन देखा होगा, तभी जाकर उस कोर्ट को पावर दी जा रही थी कि आप ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल, जांच या विचारण कर लेना। लेकिन सेक्शन 205 में तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, ऐसी कोर्ट भी इंक्वायरी या ट्रायल किसी ऑफेंस की कर सकती है। लेकिन कब, ये देख लीजिए। अब आप हेडिंग देखिए सेक्शन 205 का, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन्स। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। इस सेक्शन का जो ओपनिंग वर्ड है वो है नॉट विद स्टैंडिंग। देखिए ये आपको लॉ में बहुत जगह देखने को मिलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होती है कभी कभी कोई सेक्शन या कोई पैराग्राफ या कोई सबसेक्शन। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि कहीं पर कुछ भी लिखे होने के बावजूद भी ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। इट मींस एक तरीके से जस्ट लाइक ए एक्सेप्शन, कहीं ना कहीं ये बात करता है। मैं एग्जैक्ट एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल प्ले करता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मतलब इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 की जो प्रीसीडिंग प्रोविजंस हैं, सेक्शन 197 से लेकर 204 तक, कहा कि उनमें कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसके बावजूद भी द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो डायरेक्शन दे सकती है। क्या डायरेक्शन दे सकती है? दैट एनी केस और एनी क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट मे बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। इस सेक्शन में जो आप वर्ड्स देख रहे होंगे, ये वर्ड्स पिछली सेक्शन से कुछ थोड़े से डिफरेंट वे में लिखे गए हैं। जैसे कि पहली बात तो यहां पर पिछली सेक्शंस में हमेशा ऑफेंसेस की बात हुई, लेकिन इस सेक्शन में किसकी बात हो रही है? केस की। यहां पर ऑफेंस की बात नहीं हो रही है, यहां पर केस की बात हो रही है। और केस दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल केस। और किसी एक केस में एक से अधिक ऑफेंस भी हो सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये देखने को मिला कि यहां पर केस वर्ड यूज हुए हैं, ऑफेंस वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए, सभी जगह सारी सेक्शंस में लिखा हुआ था मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ ये, लेकिन यहां पर मे बी इंक्वायरी की बात नहीं हुई,
ओनली मे बी ट्राइड की बात हुई है। तो ये भी एक थोड़ा डिफरेंस मिला आपको देखने में। दूसरा एक और डिफरेंस देखिए, यहां पर इसी सेक्शन में देखिए, उन्होंने एक जगह सेशन डिवीजन वर्ड यूज किया, एक जगह डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज किया। इस तरीके के जो वर्ड्स यहां यूज किए गए, क्यों यूज किए गए, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि आप लॉ को पढ़ना सीखेंगे और एक्चुअल मीनिंग निकालना सीखेंगे लॉ का, कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा। इन बातों को मैं आगे आपको समझाऊं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर ऑफेंस लिखा होता है, कहीं पर केस लिखा होता है, तो कब केस लिखा जाता है, कब ऑफेंस लिखा जाता है, ये बात क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करें। अब फिर अपने आंसर को, कमेंट करने के बाद अपने आंसर को मैं जो आगे बताने जा रहा हूं उससे आप मैच करिए। देखिए, दो टाइप से मैं बात करूंगा कि एक तो इंफॉर्मेशन पुलिस को आई, दूसरा कंप्लेंट परिवाद मजिस्ट्रेट को गया। सूचना पुलिस को आई, परिवाद मजिस्ट्रेट को गया। दोनों ही सिचुएशन में केस की जो स्टेज है वो अलग अलग है। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई तो अभी तक ये ऑफेंस ही यूज होगा, लेकिन जैसे ही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर दिया एज पर सेक्शन 173 बीएनएसएस और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 154 सीआरपीसी, जैसे ही रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करते ही अब ये एक केस बन गया। अब चाहे इस इंफॉर्मेशन में केवल एक ही ऑफेंस की इंफॉर्मेशन थी, चाहे एक से अधिक ऑफेंस की इंफॉर्मेशन थी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी जैसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आई और उसने सेक्शन 155 सीआरपीसी या फिर इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 174 बीएनएसएस में रजिस्टर किया, रजिस्टर करते ही अब ये ऑफेंस भी केस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले पहले ऑफेंस है, रजिस्ट्रेशन के बाद केस है। दूसरे पार्ट में देख लीजिए, जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की गई, परिवाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखा गया, तो क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, जैसे ही कोई परिवाद आता है, कंप्लेंट आती है, तो वो उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये देखना चाहते हैं कि जो इसमें लिखा गया, इसके साथ जो एविडेंसेस लगी, उनको पढ़ने मात्र से प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया क्या किसी अपराध का होना बनता है। इफ एनी ऑफेंस इज मेड आउट, अभी तक ऑफेंस है, वो ये चेक कर रहे हैं कि कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। वंस द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स यस from the content of complaint or evidences annexed therewith, an offense prima facie is made out. प्रथम दृष्टया एक ऑफेंस बनता है, ऐसा जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया, देन अब मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस। अब मैजिस्ट्रेट बाउंड है कि उसको संज्ञान लेना ही पड़ेगा धारा 210 बीएनएसएस या धारा 190 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेते ही अब ये कंप्लेंट नहीं, अब ये केस बन गया, कंप्लेंट केस बन गया। कॉग्निजेंस से पहले पहले ऑफेंस था, कॉग्निजेंस लेने के बाद केस बन गया। इट मींस जब जब केस शब्द आपको कहीं मिले तो अब आप समझ लेना कि या तो इसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है या इसमें कॉग्निजेंस हो चुका है, अगर कंप्लेंट केस था तो उम्मीद करता हूं कि ऑफेंस और केस का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि लॉ में आपको कहीं ऑफेंस वर्ड लिखा मिलेगा, कहीं केस लिखा मिलेगा। तो जब केस लिखा मिलेगा तो क्या मीनिंग निकालेंगे, क्या पिक्चर आपके माइंड में बनेगी? जब ऑफेंस लिखा होगा तो क्या पिक्चर आपके माइंड में बनेगी, क्या मीनिंग आप निकालेंगे? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट रिजल्ट काफी बड़े देती हैं। इसलिए आप इन सब बातों को थोड़ा डीपली समझेंगे ना, तो फिर लॉ आपका अपना हो जाएगा। अपना होने का मतलब समझते हैं आप, कि कोई चीज आपकी अगर अपनी है
तो उसको जैसे मर्जी आप बैठाओ, जैसे मर्जी उठाओ, जैसे मर्जी यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जब लॉ आपका हो जाएगा ऐसी छोटी छोटी बातों को जानने से, तो फिर आपकी मर्जी कि उसको किसी तरीके से बैठाओ, किस तरीके से उठाओ, ऐसे समझा दो, ऐसे समझा दो। लेकिन कब? जब लॉ आपका हो जाएगा। लॉ कब आपका होगा? जब आप इस चैनल को कंटिन्यू रोज आधा घंटा देंगे। आप फिक्स कर दीजिए आधा घंटा कि इस चैनल को आधा घंटा देना ही देना है। आप डेफिनेटली लॉ आपका अपना हो जाएगा, जैसे मर्जी आप उसको बैठाना उठा। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुए केसेस, इनका मतलब ये है कि ये भैया रजिस्टर हो चुके हैं या फिर इनमें मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। उससे पहले की बातें नहीं है यहां पर। दूसरी बात और देखिए, और एक वर्ड यूज हुए कि ये केस है कौन से, ये दोनों ये केस है कौन से? कमिटेड फॉर ट्रायल। ध्यान देना, और एक स्टेज आगे बढ़ गई है 205। वो कहती है कि ये केस हैं और ऐसे हैं जिनको ट्रायल के लिए कमिट कर दिया गया है। इट मींस ट्रायल कब शुरू होता है? ट्रायल कब शुरू होता है? जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और उसके बाद एक्यूज कहे कि यस मुझे प्लीड गिल्टी नहीं करनी है, मैं ट्रायल फेस करूंगा। अब ट्रायल शुरू हो जाता है। इट मींस सेक्शन 205 तभी एप्लीकेबल होगी जब केस इस स्टेज तक आ गया है, तभी 205 एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। तो किस बात से निकल के आया? एनी केस और एनी क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कमिट कर दिए गए थे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बट एक ही स्टेट के अंदर राज्य सरकार के पास पावर है कि वो निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि ये सारे केसेस या ये एक अकेला केस एक पर्टिकुलर सेशन खंड में ट्रांसफर कर दिया जाए, वहां इसका ट्रायल चलेगा। किस पर्पज के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए? ट्रायल चलेगा। कई बार हो सकता है कि ये ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, तो अब चार्ज से पहले ही कमिट कर दिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? इस एक्यूज को, इस केस को सेशन कोर्ट के पास भेज देंगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम करने से पहले ही कमिट कर देंगे सेशन कोर्ट में। तो इट मींस यहां पर चार्ज लगने से पहले भी कमिट हो चुका है। तो ये कमिटल फॉर ट्रायल वाली फ्रेज पूरी हो जाती है चार्ज फ्रेम होने से पहले, आरोप तय होने से पहले भी। अगर मैजिस्ट्रेट साहब की ही कोर्ट है, अपनी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है, उन्हें कहीं नहीं भेजना है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर चार्ज लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है मे बी ट्राइड। इट मींस इंक्वायरी के लिए नहीं, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकती है, वो ट्रायल के लिए डायरेक्शन दे सकती है। तो ट्रायल कब शुरू होता है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस शुरू होता है। तो प्रैक्टिकल में जब आपके सामने सिचुएशन आए तो ये फ्रेज कमिटेड फॉर ट्रायल एंड मे बी ट्राइड, दोनों को आपने ध्यान में रखते हुए आंसर देना है और प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। तो ये थी सेक्शन 205 का मेन पार्ट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को पावर दे देने के बावजूद भी एक एक्सेप्शन है जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाती है। और क्या है वो? देखिए, जो बात एक्सेप्शन के फॉर्म में नहीं लिखी गई, वो प्रोवाइजो की फॉर्म में लिखी गई है, परंतुक की फॉर्म में लिखी गई है। और परंतुक ये कहता है, प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन मतलब जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी या दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस संहिता और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्या कहा प्रोवाइजो में? उन्होंने कहा कि सरकार, राज्य सरकार, तुम डायरेक्शन तो दे देना, बट ऐसी डायरेक्शन
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इशू किए हुए किसी ऑर्डर के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। और ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी, ये कहां से पावर लेके इशू की थी? वो डायरेक्शन इशू करी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर लेकर, या जिस संहिता बोले तो बीएनएसएस से पावर लेकर, या किसी दूसरे लॉ से पावर लेकर, लोकल लॉ और स्पेशल लॉ से पावर लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू कर दी है पहले ही, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले ही, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन होंगी ऐसी होनी चाहिए जो इन ऑर्डर्स पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। यहां पर जो ये वर्ड्स यूज हुए, डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड का मतलब है कि सरकार को केवल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पहले से इशू की गई डायरेक्शंस पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। इसका मतलब अभी तक मान लो इन केसेस से और इन केसेस से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शन है ही नहीं पहले से। इसका मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शन देगी, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डायरेक्शंस है ही नहीं, तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव क्या डालेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई डायरेक्शन दे दी, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आती है, माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन आती है, तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जनरली स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि उनको ये ना लगे कि इनजस्टिस हो रहा है किसी के भी साथ, एक्यूज के साथ या कंप्लेनेंट के साथ या विक्टिम के साथ। इसी से रिलेटेड आप एक केस देख लीजिए, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्सेस फिरोजुद्दीन बसीरुद्दीन, 1993 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 2775 केरला का। इसमें क्या हुआ कि सीबीआई के कुछ केसेस थे और उन सभी केसेस को एक मैजिस्ट्रेट साहब के पास ट्रांसफर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब जब स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, डायरेक्शन पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिवीजन बेंच की जजमेंट है ये, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी, उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए ऐसा आदेश दिया है, तो ये आदेश बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 205 उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए उनका मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में करके बताइए हाँ हम समझ गए, अच्छी लगी वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए कि ये डाउट है, मैं उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।